नमस्कार दोस्तों। आज 14 मई 2025 है। आज हमारे 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में न्यायमूर्ति B.R. गवई साहब शपथ ग्रहण करेंगे। इनको शपथ राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत दिलाएंगी। न्यायमूर्ति गवई को CJI के लिए तत्कालीन न्यायमूर्ति CJI संजीव खन्ना साहब ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 16 अप्रैल 25 को संस्तुत किया था। कॉलेजियम व्यवस्था होने के कारण ये एक परंपरा है कि निवर्तमान होने वाले CJI अपने उत्तराधिकारी का नाम की घोषणा अपने सेवानिवृत्ति से पहले कर देते हैं और सामान्यतः वरिष्ठतम उनके पश्चात जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट में, उनके ही नाम की रिकमेंडेशन की जाती है। तो 13 मई 2025 तक जो CJI हमारे थे संजीव खन्ना साहब, उन्होंने 16 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति B.R. गवई साहब के CJI पद पर नियुक्ति की रिकमेंडेशन की और 29 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 124 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर किया। तब विधि एवं न्याय मंत्रालय ने नियुक्ति की अधिसूचना निर्गत किया। अब आप सोचेंगे 16 अप्रैल से 29 अप्रैल 13 दिन क्या किया गया। एक सामान्य प्रक्रिया है, जब CJI अपने उत्तराधिकारी की रिकमेंडेशन करते हैं तो उनके बारे में विधि मंत्रालय पूरी जांच पड़ताल करता है, हर प्रकार की सूचनाएं उनके बारे में इकट्ठा करता है और उसके बाद संतुष्टि होने पर राष्ट्रपति महोदय को अपनी सिफारिश करता है और राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के साथ परामर्श करने के पश्चात ऐसे वारंट पर हस्ताक्षर करते हैं, नियुक्ति संबंधी वारंट पर। और जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो विधि मंत्रालय नियुक्ति की अधिसूचना निर्गत कर देता है। तो 29 अप्रैल को ही इनकी नियुक्ति की अधिसूचना निर्गत कर दी गई थी कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 13 मई 2025 को अपनी 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, तत्पश्चात 14 मई 2025 को नए CJI के रूप में श्री न्यायमूर्ति B.R. गवई साहब को भारत के CJI के रूप में शपथ ग्रहण कराया जाएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के लिए अधिकतम 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले पूरा हो जाए तक ही निर्धारित होता है। या तो आप 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लें CJI के पद पर, या आप 65 वर्ष की आयु पूरी कर लें। जो भी पहले पूरा हो जाएगा आप CJI नहीं रहेंगे। तो इसीलिए न्यायमूर्ति गवई साहब भी 23 नवंबर 2025 को अपनी 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। इसलिए वो उनका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष ही है, क्योंकि 24 नवंबर 60 में पैदा हुए थे। तो अगर 65 वर्ष अगर जोड़ें तो 23 नवंबर 2025 को उनके 65 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है। सरकारी कर्मचारियों की तरह माह के अंत में सेवानिवृत्त नहीं होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए पदाधिकारी। वो अपनी आयु और अपने कार्यकाल के अनुसार जिस दिन वो पूरा करते हैं उस दिन सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक। तो अब आता है गवई साहब के जीवन वृत्तांत के बारे में। तो गवई साहब बहुत ही निर्धन परिवार से थे। गवई साहब न्यायमूर्ति गवई के बारे में जो विभिन्न समाचार पत्रों में इंडियन एक्सप्रेस ने जैसा बताया है
कि वो फ्रेजरपुरा अमरावती में एक स्लम में रहते थे, स्लम बस्ती में रहते थे। उनके पिता घोर अम्बेडकरवादी, पूर्ण अम्बेडकरवादी थे। बाद में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई के नाम से राजनीतिक दल का भी निर्माण किया था। माताजी उनकी शिक्षिका थी। घर में 3 भाई बहनों में बड़े होने के कारण घर का सारा काम या अधिकतर काम गवाई साहब अपनी माँ का काम में अपनी भूमिका निभाते थे। बर्तन धोना, खाना बनाना, सामान लाना, ये सब काम करते थे। गवाई साहब कक्षा 7 तक अमरावती के फ्रेजरपुरा में ही म्यूनिसिपल स्कूल में उन्होंने पढ़ाई पूरी की और उसके पश्चात उन्होंने अमरावती और नागपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त किया। LLB करने के बाद 1985 में नागपुर उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ में प्रैक्टिस करने लगे। वो इतने सौम्य और इतने ही सज्जन व्यक्ति रहे हैं क्योंकि उनको जिस परिस्थिति से और जिस सामाजिक परिवेश से वो निकल कर आए हैं तो उनमें कतई कभी घमंड नहीं रहा। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए भी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और यहाँ तक कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार के कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने जाते थे। कोई भी अगर रेवेन्यू का केस होता था तो तहसीलदार के कोर्ट में भी जाते थे। कोई जनपद न्यायाधीश का, न्यायालय का अगर कोई मामला होता था तो वहाँ पर प्रैक्टिस करने जाते थे। मतलब कभी भी उन्होंने ऊपर नीचे और ऊपर स्टैंडर्ड पर कभी ज़्यादा जोर नहीं दिया। वर्तमान में उनके साथी जो नागपुर खंडपीठ में जज हैं, उन्होंने जैसा कि बताया इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कि वो इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे, सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, तत्समय भी इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति रहे हैं कि लगभग अपने प्रैक्टिस के दौरान 50 से 60% केस उन्होंने सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े या ऐसे लोग जो जिनकी समाज सेवा करना अनिवार्य था उनके लिए वो मुकदमे लड़ते थे। ये तो रही बात उनके करियर के बारे में। आगे करियर में वो 1985 से लेकर सन 2003 तक उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट और नागपुर खंडपीठ में वकालत किया। 14 नवंबर 2002 को न्यायमूर्ति गवई साहब को उच्च न्यायालय में एडिशनल जज के रूप में, अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका नियुक्ति मिली और 3 साल बाद 2005 में वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में परमानेंट जज हो गए। 2002 से लेकर 2019 तक हाई कोर्ट में जज रहे। 24 मई 2019 को वो एलिवेट होकर, पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जैसा कि बताया गया है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में 2 साल बाद नियुक्ति होनी थी, लेकिन उनकी काबिलियत और एक सुप्रीम कोर्ट में जो जिस प्रकार का संतुलन बनाना होता है जजों में, उन संतुलन को बनाए रखने के लिए उनकी नियुक्ति पहले की गई। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं 2 साल मुझे हाई कोर्ट में विलंब से मुझे नियुक्ति मिली थी। कारण ये था कि उनकी रिकमेंडेशन 2000 में कर दी गई थी। सन 2000 में उनकी रिकमेंडेशन कर दी गई थी लोकसभा क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए, लेकिन 1.5 साल तक विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने में समय लग गया। वो इतने निराश हुए कि हाई कोर्ट के जज के पद को उन्होंने अस्वीकृत करने के लिए सोच लिया था। लेकिन उनके पिता जो काफ़ी बुद्धिजीवी थे और वो उनके पिता लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं अमरावती से, और यूपीए गवर्नमेंट में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, उस दौरान 6 से 11 के दौरान बिहार, सिक्किम, केरल के राज्यपाल भी रहे थे। उन्होंने उनको समझाया और उनके समझाने पर उन्होंने हाई कोर्ट के जज का पद 2002 में स्वीकार कर लिया था। क्योंकि मैंने इनकी हिस्ट्री में देखा, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने अपनी संपत्तियों का खुलासा किया है, तो उसमें भी मैंने देखा
कि उनकी जो भी आय, जो भी उनकी बचत, जो भी उनके परिसंपत्तियां हैं, वो इतने बड़े कदकाठी भारत के सीजीआई के कद और पद के समरूप उनकी सेविंग्स, उनकी संपत्तियां नहीं हैं। कुछ लाख रुपए ही उनकी संपत्तियों में है, जबकि अन्य जजेस के पास करोड़ों की जीपीएफ और पीपीएफ की धनराशियां हैं। लेकिन मैंने देखा, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में जजेस के संपत्तियों के और धन के बारे में खुलासा किया स्वयं जजेस ने, तो मैंने उसमें देखा। इसी से मुझे लगा कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई साहब के आदर्श और उनके सौम्यता और उनके जीवन के बारे में यह वीडियो बनाया जाए। एक बात यह भी है कि गवई साहब भारत के दूसरे अनुसूचित जात से जुड़े हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, आज शपथ लेंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन 2007 से 10 तक 3 वर्षों तक सीजीआई रहे थे। और जैसा कि समाचार पत्र बता रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि ये पहले बौद्ध सीजीआई होंगी। ये सामान्य ज्ञान का, जनरल स्टडीज का, करंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी है, तो पहले बौद्ध सीजीआई के रूप में भी न्यायमूर्ति गवई भारत के सीजीआई होंगे। तो ये आपको मैंने जानकारी दी भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो और मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो कमेंट्स जरूर करें, जिससे मैं विभिन्न जिम्मेदारी जवाबदेहियों को पूर्ण करते हुए इतना समय निकाल सकूं कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। यह भी आपको बताना मैं उचित समझूंगा कि आपने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों में बहुत से महत्वपूर्ण केसेस आए हैं। उन केसेस को सुनवाई करने वाले या उस केसेस में निर्णय लिखने वाले भारत के सीजीआई गवई साहब हैं। कुछ केसेस के नाम मैं बता रहा हूं। नोटबंदी का निर्णय 2023 में निर्णय आया था, जिन्होंने इसमें कहा कि सरकार ने जो नोटबंदी का निर्णय लिया वो नियमानुसार था, क्योंकि वो मनमर्जी का निर्णय नहीं था, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट के संबंध में, धनराशि के संबंध में, मौद्रिक नीति के संबंध में स्वयं निर्णय लेता है। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2024 में निर्णय आया, जिसको उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। ये इसके भी गवई साहब सदस्य थे। बुलडोजर विध्वंस मामले में भी जो कहा कि आप मनमाने तरीके से बुलडोजर नहीं चलाएंगे बिना सुनवाई के, इसके भी जज गवई साहब रहे हैं। अनुच्छेद 370 का उन्मूलन, जिन्होंने संवैधानिक बताया अनुच्छेद 370 का उन्मूलन, उसमें भी गवई साहब रहे हैं। अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण की वैधता कि अनुसूचित जातियों में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो आज भी पिछड़ी हैं, जिनके लोगों को आज भी लाभ नहीं मिला है, तो उन्होंने कहा कि ये वर्गीकरण सही है। इसी से सामाजिक न्याय पहुंचेगा कि उनको भी चिन्हित किया जाए, उन जातियों को भी अनुसूचित जाति में जिन तक सरकारी नौकरियों का या रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंच पाया है। मनोज सिसोदिया को जमानत वाले मामले में भी आपका की भूमिका महत्वपूर्ण थी, आपने निर्णय दिया और जमानत उनको मिली थी। राहुल गांधी की सजा पर रोक वाले निर्णय में भी गवई साहब ने निर्णय लिखा था, जिससे कि राहुल गांधी को की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता बच गई थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण मामले हैं। कभी भी मेंस में, इंटरव्यू में अगर इनके बारे में पूछा जाएगा तो आप अगर इतनी बात याद रहेगी तो आप 100% मानिए कि आपसे चाहे परीक्षक हो या इंटरव्यू बोर्ड लेने वाले आपके मेंबर हो, सदस्य हो, अध्यक्ष हो, वो आपसे प्रभावित होंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।